हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है संसदीय अधिनियम। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 वर्ष 1954 में अधिनियमित तथा सर्वप्रथम 1 जून 1955 को प्रभावी हुआ था। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय एवं संक्षिप्ततः विचारणीय होते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 से लागू है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 में अधिनियमित हुआ था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 भारत में 30 जनवरी 1990 से लागू है। 2016 के संशोधन अधिनियम से इसमें किए गए संशोधन 26 जनवरी 2016 से प्रभावी हुए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है। यह अधिनियम संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषेध है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण पुलिस उपाधीक्षक, याद रखिएगा, पुलिस उपाधीक्षक से नीचे के रैंक के जो अधिकारी होते हैं इनके द्वारा नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का उद्देश्य शीघ्र विचारण है। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में, सती अधिनियम 1987 में लागू हुआ। सूचना का अधिकार 2005 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में प्रदत्त भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकारों में निहित माना है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल मूलतः 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 के द्वारा उक्त अधिनियम में किए गए संशोधन के तहत अब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा अक्टूबर 2019, याद रखिएगा, अक्टूबर 2019 में अधिसूचित सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 के तहत 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय और राज्य स्तरीय मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को वही वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी जैसा केंद्र सरकार निर्धारित करे। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष और जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। पंचायत अधिनियम 1996 का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करना है, जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके तथा जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। पहला प्रश्न है, किस वर्ष में खाद्य एवं मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? तो 1954, यानी बी ऑप्शन।
खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम अगर बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ फूड जो है जो एक्ट है 1954 में अधिनियमित हुआ। सर्वप्रथम 1 जून 1955 को यह प्रभावी हुआ था। अंग्रेजी अनुवाद में इनेक्टेड शब्द है जिसका मतलब है अधिनियमित। जब हिंदी में इस संदर्भ में अगर बात करेंगे, हिंदी में इस संदर्भ में लागू शब्द प्रयुक्त होता है। दिए गए विकल्प के आधार पर विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। सेकंड प्रश्न है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध है। किस प्रकार का? तो संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय, बी ऑप्शन। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय प्रकृति के होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय के द्वारा किया जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, बी ऑप्शन। 4 नंबर है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध है संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय और संज्ञेय तथा अशमनीय। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अगर बात करें तो सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय और संज्ञेय तथा अशमनीय है। 5 नंबर है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध है। किस प्रकार का अपराध है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध है, याद रखिएगा, संज्ञेय और कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15(1) के तहत इस अधिनियम के अधीन दंडनीय हर अपराध संज्ञेय होगा। इस अधिनियम में दोषी व्यक्तियों के लिए कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। 6 नंबर है, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो याद रखिएगा, धारा 5 के अंतर्गत, बी ऑप्शन। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्थान या छात्रावास जो जनसाधारण या उसके किसी विभाग के फायदे के लिए स्थापित हो या चलाया जाता हो प्रवेश से इनकार करता है, वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। 7 नंबर है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है? तो धारा 10 क, बी ऑप्शन। इसके बारे में अगर बात करें तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 क के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत पर, याद रखिएगा, संपूर्ण भारत पर, पूरे भारत पर। 9 नंबर है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है पूरे भारत पर, संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन ए। 10 नंबर, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों के द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है?
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों के द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा धारा 14, सी ऑप्शन। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 के अंतर्गत कंपनियों के द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है। 11 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों के द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों के द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? तो देखिए, निर्देशक, प्रबंधक और सचिव, यानी उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 वन के अनुसार यदि इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी हो तो हर ऐसा व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए जो है उस कंपनी का भार साधक और उस कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, वह अपराध का दोषी समझा जाएगा। धारा 14(2) के अनुसार जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कंपनी के किसी निर्देशक या प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से किया गया हो, वहां वे भी उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे। 12 नंबर है, कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारण करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत अपराध उपधारण करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? सही जवाब है जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है, ऑप्शन ए। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अनुसार जहां की इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाला कोई कार्य अनुसूचित जाति के संबंध में किया जाए, वहां जब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाए, न्यायालय यह मतलब कि उपधारण करेगा कि वह कार्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है। 13 नंबर है, अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा जबकि अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं, यानी डी ऑप्शन। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामूहिक मतलब कि समूह से हैं, ग्रुप से हैं। 14 न्यायालय उपधारिता कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया है। यदि अगर बात करें तो अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में ऐसा अपराध किया गया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इसके बारे में अगर बात करें तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान में अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। 15 नंबर है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? याद रखिएगा, धारा 14 क के तहत, डी ऑप्शन। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 क के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है। 16 निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 73वां संविधान संशोधन का संबंध क्या दिया गया है? शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण जो कि सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में तथा सती अधिनियम 1987 में लागू हुआ। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण 73वें नहीं बल्कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 17 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, अगर बात करें तो भारतीय शस्त्र अधिनियम का जो समय है
वो क्या है? 1878। इसका संबंध 1878 से। शाही पद अधिनियम 1876 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब लाया गया? 1861। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में, शाही पद अधिनियम 1876 में, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में। 18 नंबर है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है 26 अक्टूबर 2006 को। डी ऑप्शन। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संसद के द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की सहमति 13 सितंबर 2005 को मिली। 26 अक्टूबर 2006 से इसे लागू किया गया। 19 नंबर है, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो मीसा, याद रखिएगा, मीसा सामाजिक अधिनियम नहीं है। मीसा, देखिए, मीसा नामक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में बना। 1977 में यह निरस्त कर दिया गया। यह आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया अधिनियम था। यह सामाजिक अधिनियम नहीं है, जबकि दिए गए शेष तीनों अधिनियम सामाजिक सौहार्द और सामाजिक दोष निवारण के लिए बनाए गए अधिनियम है। 20 नंबर है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो याद रखिएगा 1871, सी ऑप्शन। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में अधिनियमित हुआ था। यह प्रारंभ में उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में लागू हुआ था। 21 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ है। कब प्रवृत्त हुआ है? तो लागू हुआ है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, याद रखिएगा, 1989 को राष्ट्रपति के द्वारा 11 सितंबर 1989 को स्वीकृति प्रदान की गई। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 को प्रवृत्त हुआ। 30 जनवरी 1990, यानी बी ऑप्शन। 22 नंबर है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? तो आपको मालूम है, सही जवाब क्या होगा? कमेंट में बताइए। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा अधिनियम 1989, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 23 है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? कुल कितनी धाराएं हैं? तो 23 धाराएं हैं, सी ऑप्शन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में कुल 23 धाराएं हैं। 24, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किन्हें प्राप्त है? किन्हें प्राप्त है बताइए? तो केंद्र सरकार को, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 23 इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। इस अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। 25, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है तो धारा 2 ख ग, बी ऑप्शन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में 2016 के संशोधन के द्वारा अंतःस्थापित धारा 2 ख ग यानी 2BC में आर्थिक बहिष्कार को जो है परिभाषित किया गया है। 26 नंबर है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक के द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है। कम से कम कितने, मतलब कि माह, वर्ष जो है, कितने माह या कितने वर्ष का दंड का प्रावधान है? तो याद रखिएगा 1 वर्ष का, सी ऑप्शन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक के द्वारा धारा 327 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम 1 वर्ष का दंड का प्रावधान है। 27,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? तो याद रखिएगा किस धारा में, तो 14, ऑप्शन ए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अध्याय 4 के धारा 14(1) में शीघ्र न्याय और परीक्षण के लिए एक या एक से अधिक जिलों में एक विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है, जबकि धारा 15 में विशेष लोक अभियोजक की व्यवस्था की गई है। 28 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार की सहमति से न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है। तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14(1) के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है। तो याद रखिएगा 29 है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। सही जवाब हो जाएगा शीघ्र विचारण, यानी ऑप्शन ए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14(1) के अनुसार सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रयोजन शीघ्र विचारण है। प्रश्न संख्या 30, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। याद रखिएगा तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में, सी ऑप्शन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14 क के अंतर्गत किसी विशेष न्यायालय या किसी अन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है के विरुद्ध अपीलों, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में उच्च न्यायालय में होगी। 31 है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है। किस एक सिद्धांत पर आधारित है? तो संरक्षा विभेद का सिद्धांत, सी ऑप्शन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 में दी गई व्यवस्था के क्रियान्वयन के संदर्भ में है। इस अनुच्छेद से संरक्षा विभेद का सिद्धांत निर्गत होता है। 32 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किससे है? तो सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की जो शक्ति है किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा राज्य सरकार को, बी ऑप्शन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 16 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति राज्य सरकार को है। 33 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा क्या? दुष्प्रेरण, सामान्य आशय, समान उद्देश्य, यानी उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 8 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय दुष्प्रेरण, समान आशय और समान उद्देश्य को उपधारित कर सकता है।
34 है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? किस धारा में? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? तो याद रखिएगा धारा 6 यानी सी ऑप्शन। देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 6 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 के कुछ धाराओं के लागू किए जाने का प्रावधान है। इसके तहत भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 34 और 149 के उपबंध तथा भारतीय दंड संहिता का अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5A और अध्याय 23 के उपबंध लागू होंगे। आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता से प्रतिस्थापित किया गया है जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। 35 नंबर है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया सही ऑप्शन नहीं है। 1995 के तत्संबंधी नियमों के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी 30 दिनों के भीतर जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को जो है सौंपने का प्रावधान था, जिससे पुलिस अधीक्षक राज्य के पुलिस महानिदेशक को तत्काल अग्रसरित करता है। 2016 में इन नियमों में हुए संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि ऐसे अपराधों के लिए जांच अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर जांच पूरी करेगा, पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो बाद में रिपोर्ट को तुरंत राज्य सरकार को, पुलिस महानिर्देशक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा और संबंधित पुलिस थाने का भार साधक 60 दिन की अवधि में जो है या 60 दिन की अवधि के भीतर विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में आरोप पत्र फाइल करेगा। 36 है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? क्या पूर्णतः निषिद्ध है? तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत ऑप्शन ए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है। 37 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो धारा याद रखिएगा धारा 18, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इस अधिनियम की धारा 18 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में अग्रिम जमानत दिए जाने का प्रावधान है। 38 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा जो किस रैंक से कम न हो? तो उप अधीक्षक के रैंक से कम न हो, सी ऑप्शन उप अधीक्षक। 39 है निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? अनुसूचित जनजाति याद रखिएगा निम्नलिखित शक्ति में से कौन सी एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? तो पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। दिए गए विकल्प में पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को दी गई शक्तियों में शामिल नहीं है। 40 नंबर है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है? वह सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति जो है इसे नहीं है, यानी सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय दिए गए विकल्पों में सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। उक्त अधिनियम की धारा 16 के तहत सामूहिक जुर्माना आरोपित करने और वसूल करने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है।
इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्न को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।